हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक बहुत अहम कोशिकांग है। यह कोशिका को ऊर्जा निर्माण करता है, कोशिका में ऊर्जा बनाता है। कैसे बनाता है आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने कोशिकांग को, जिसमें हमने राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्राद्रव्य जालिका और कोशिका द्रव, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला गया है, आप वहां जाके उसको पहले देख लीजिए। आइए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बाबू, वह कोशिका के कोशिकांग में पाए जाते हैं और यह कोशिका के कोशिका द्रव का एक हिस्सा है। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। दोनों में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना जो है, हम बोर्ड पे इस तरह से बना है, लेकिन इसकी संरचना जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था तो इसकी संरचना विभिन्न आकृति की तरह होती है। जैसे बेलनाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है। ठीक है, तो आइए हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ध्यान से समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरह की झिल्ली होती है। एक हमने ब्लैक रंग से दिखाया और एक हम रेड मार्कर से दिखाया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली है। तो बाहर की जो झिल्ली है, रेड कलर से दिखाई दे रही है, इस झिल्ली को कहते हैं बाहरी झिल्ली। यानी हम यहां नाम लिखते जाते हैं। इसका नाम है बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। ठीक है, और जो अंदर में है उसको कहते हैं आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली। ठीक है, ये तो हो गया झिल्ली की बात कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके दो आवरण है। एक बाहरी आवरण, उसके ठीक अंदर बाहरी आवरण को हम बाहरी झिल्ली का नाम दिए, और जो अंदर से है उसको आंतरिक झिल्ली बोले। अब इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में कुछ लिक्विड भरे होते हैं। इसके अंदर इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। यह गुहा, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। इसके बीच वाले हिस्से को माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा है। ठीक है, ये तीन पार्ट समझ में आए। एक बाहरी पार्ट जिसको बाहरी झिल्ली बोले, एक अंदर वाली पार्ट जिसको आंतरिक झिल्ली बोले, और बीच में माइटोकॉन्ड्रियल गुहा है। ठीक है, अब इसके अंदर में द्रव भरे होते हैं। इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर भरे होते हैं, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जिसके अंदर जो भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गई? अब जो है, आंतरिक गुहा से कुछ झिल्ली लटकी होती है। इसी झिल्ली को, लटकी हुई झिल्ली को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इस झिल्ली का नाम है क्रिस्टी। इस झिल्ली को कहते हैं क्रिस्टी। ये हो गई उसकी संरचना। ठीक है, संरचना देख लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दो आवरण होते हैं। सबसे बाहरी आवरण को हम बाहरी झिल्ली कहते हैं, और ठीक उसके आंतरिक आवरण को, जो अंदर से झिल्ली होती है, उसको आंतरिक झिल्ली कहते हैं। इसके बीच में जो खाली गुहा होती है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा से कुछ झिल्ली निकली होती है। कहाँ? मैट्रिक्स में। कहाँ निकली होती है? मैट्रिक्स में। उस निकली हुई झिल्ली को कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, और इस क्रिस्टी पर दाने दाने जैसे इस तरह से संरचना होती है।
ठीक है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। इसका क्या काम है, यह कैसे कार्य करता है, इसकी चर्चा करते हैं। ये उसकी संरचना होगा, क्या होगा, संरचना। संरचना, ये संरचना की बात किए थे, ये हो गई संरचना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या खासियत है। पहला बात कि यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादप और जंतु दोनों कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन सवाल क्या है कि यह दोनों कोशिका में पाया जाता है, पादप में भी और जंतु में भी, दोनों कोशिका में ये पाए जाते हैं। लेकिन है क्या कि पादप कोशिका में इसकी संख्या बहुत कम होती है, इसकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन जंतु कोशिका में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, आइए हम इस बात करते हैं, धीरे धीरे आगे बात करेंगे। लेकिन यह समझ लीजिए कि यह जंतु कोशिका में अधिक होता है, जंतु कोशिका में अधिक होता है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। यह जंतु कोशिका में अधिक होता है, ठीक है। दूसरा बात, यह जंतु कोशिका में अधिक होता है। अब आइए दूसरा बात करते हैं। ये हो गया, यह क्या करता है, तो यह श्वसन के क्रिया के दौरान जब रक्त में मिलकर ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है, यानी उस ऑक्सीजन को कोशिका को दे देता है, तो उस ऑक्सीजन को ये माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है और लेने के बाद यह क्रिस्टी के द्वारा भेज देता है। किसके द्वारा, क्रिस्टी के द्वारा। और क्रिस्टी के द्वारा जैसे ही ऊर्जा आने वाली ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। यह ऑक्सीजन को क्या करता है, यह ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। ऑक्सीकृत किया और ऑक्सीकृत करने के फलस्वरूप क्या बनाएगा, ऊर्जा। क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ऑक्सीकृत करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण किया। अब ऊर्जा का जो वह निर्माण किया है वह किस फॉर्म में करता है, तो वह करता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किस रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी के रूप में करता है। किसके रूप में करता है, एटीपी के रूप में, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यह ऊर्जा का निर्माण करता है। अब सवाल है कि जब यह ऊर्जा बनाता है एटीपी के रूप में, तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। 38 एटीपी का जब वह निर्माण करेगा, यानी 38 एटीपी बनाएगा, तब वह एक ग्लूकोज के बराबर होगा। और यह ऊर्जा को क्या करके रखता है, संचित करके रखता है। यह क्या करता है, यह ऊर्जा को संचित करता है। जैसे ही एक ग्लूकोज बनाया, तो उस ऊर्जा को क्या करेगा, अपने अंदर जमा करके रखेगा, ठीक है। अब है बात बच्चों कि देखिए, यह तो ऊर्जा को संचित करके रख लिया। अब जानते हैं कि यह जंतु कोशिका में अधिक और पादप कोशिका में कम क्यों पाया जाता है। तो देखिए, हम लोग जंतु की श्रेणी में आते हैं हम लोग। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा इत्यादि, ये सभी क्या है, जंतु है। जबकि कोई पादप का नाम ले लीजिए, जैसे पीपल, अड़हुल, बेल, कटहल,
आम, ये सभी क्या है? पादप है। तो पादप एक जगह खड़े होते हैं, एक जगह खड़ा, उसको तो चलना फिरना एक्चुअली है नहीं, चलेगा फिरेगा तब अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, यानी जंतु की कोशिकाओं में, कोशिका द्रव में इसकी संख्या अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। जबकि पादप में इसकी आवश्यकता थोड़ी कम होती है, सिर्फ उतना आवश्यकता होती है जितना कि उसको भोजन बना ले, बस भोजन बनाने तक। क्या कि उसको पादप को तो चलना फिरना है न, कहीं जाना है न, इसलिए क्या करता है वो सिर्फ और सिर्फ खड़े रहने के लिए और भोजन बनाने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें कम पाया जाता है। और हमको चलना है, फिरना है, बात करना है इत्यादि, ये सभी कार्यों के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, तो ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य थे, ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना थी, कहाँ पाई जाती है। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह पादप और जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाई जाती है। इसमें जंतु कोशिका में इसकी संख्या अधिक होती है, पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होती है। ठीक है, और इसकी संरचना, तो इसकी संरचना जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, तो इसकी संरचना कभी गोल दिखाई दी, कभी बेलनाकार दिखाई दी। बाहरी झिल्ली, बाहर से होती है बाहरी झिल्ली, अंदर से जो कि आंतरिक झिल्ली, इसके बीच में जो खाली जगह हुआ इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। इससे जो लटका रहेगा उसको क्रिस्टी, और अंदर में जो द्रव भरा रहेगा उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, कोशिका के अगले कोशिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लवक। लवक किसको कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? ध्यान से समझिए इस लवक के बारे में। तो बच्चों, ये जो लवक है यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। यानी किस में पाए जाते हैं? तो यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में नहीं होता, यह सिर्फ और सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? तो बच्चों, यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, यह जंतु कोशिका में नहीं होते। अब ध्यान से समझिए, लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आपका इधर लिखा हुआ अवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक, और तीसरा है हरित लवक। लवक कितने पाए जाते हैं? 3। पहला क्या है? तो पहला है आपका अवर्णी लवक, पहला है आपका अवर्णी लवक, दूसरा है आपका वर्णी लवक, और तीसरा है आपका हरित लवक। इंग्लिश में इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल, या इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान से समझिए। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लवक जो हमारे 3 प्रकार के, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लवक 3 प्रकार के हो गए। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यह कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अभी जो हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव के हिस्से बता रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए ये अवर्णी लवक क्या है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, अवर्णी लवक वैसा है जो कि आपको सिर्फ पादप कोशिकाओं में, कहाँ पे? तो पादप कोशिकाओं के जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका के जड़ों में। ध्यान से समझिए ऊपर से। पहला नंबर तो अवर्णी लवक का रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, और या फिर कह सकते हैं श्वेत होता है। अवर्णी लवक कैसा होता है? रंगहीन या श्वेत। यह पादप कोशिका के जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका के जड़ों में पाए जाते हैं। और यह खाद्य पदार्थ का संचित करता है, यानी जो खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, कहाँ होता है निर्माण, हम यहाँ बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। जब क्लोरोफिल खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है तो उसका संचय यह करके रखता है, जमा ये करके रखता है। कौन? अवर्णी लवक। कहाँ पे? तो जड़ों में। यह किसका संचय करता है? स्टार्च, प्रोटीन या तेल का, ये सभी चीज का क्या करता है?
संचय करके रखता है, जमा करके रखता है। और जब पादप कोशिका को इस खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है तो यहाँ स्टोर रूम है, इस रूम से आता है, वह खाद्य पदार्थ लेके चला जाता है। यानी यह कह सकते हैं एक प्रकार का, तो यहाँ किचन हाउस है और यह आपका जहाँ भोजन जमा करते हैं वह भोजन जमा करने का यह जगह है। वर्णी लवक समझ में आ गया। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। यह पादप कोशिका के जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ों में। तो आपको पूछेगा कि ल्यूकोप्लास्ट या फिर अवर्णी लवक पादप कोशिका के किस हिस्से में पाया जाता है? तो अवर्णी लवक पादप कोशिका के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या काम है? तो इसका काम है खाद्य पदार्थ को संचय करके रखना, खाद्य पदार्थ को जमा करके रखना। तो क्या जमा करता है? तो यह स्टार्च, प्रोटीन या फिर तेलिया वसा युक्त पदार्थ को यह जमा करके रखता है। ठीक है, ये हो गया आपका अवर्णी लवक। अब ध्यान से समझिए वर्णी लवक। वर्णी लवक रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है। पहला नंबर बच्चों, यह रंगहीन होता है और वर्णी लवक रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है। यह फलों और बीजों में पाया जाता है। किसमें? तो पादप कोशिका के जो फल होंगे और उस फल से जो बीज बनेगा, वो फल और बीज दोनों में ये वर्णी लवक होते हैं। ये इसका काम है कि फलों और बीजों के रंग को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? रंग को निर्धारित करता है। यह रंग दर्शाता है, उसके रंग को बनाता है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई फल पकने के बाद अक्सर वह पीला हो जाता है, तो किसके कारण, किस लवक के कारण वह पीला होता है? तो वह लवक है आपका वर्णी लवक। ठीक है, यह फूलों और बीजों में पाया जाता है। यह फलों एवं बीजों के रंग को निर्धारित करता है। अक्सर कोई भी फल पकने के बाद क्या होता है? पीला हो जाता है और उसका बीज अक्सर काला हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे यह पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा लवक है जो पौधों के फलों एवं बीजों में पाया जाता है? तो वो आपका है वर्णी लवक। वर्णी लवक को क्या कहते हैं? तो वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में, अगर ये नहीं दे तो ये क्रोमोप्लास्ट दे देगा। क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान से समझ, इसको समझ के फलों एवं बीजों में पाया जाता है। या पौधे के किस हिस्से में पाया जाता है? तो फलों एवं बीजों में पाया जाता है। ठीक है, इसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। उसके बाद ध्यान से समझिए आपका ये हरित लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट, यह पहले रंग इसका डिसाइड कीजिए। यह रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। हरा के अलावा ये क्लोरोप्लास्ट पीला और नारंगी रंग के वर्णक भी इसमें पाए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें क्लोरोफिल रहेगा वो हरा होगा। क्लोरोफिल विभिन्न रंग के वर्णक में भी पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, पीला या नारंगी रंग के वर्णक में भी पाए जाते हैं क्लोरोफिल। अक्सर यह क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। तो कहा जाएगा कि पादप कोशिका के में हरा रंग, पत्तियों के हरे रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। या फिर पीला भी और नारंगी भी इसी लवक के कारण होता है। यह पादप के पत्तियों में पाया जाता है। यह पादप के पत्तियों में पाया जाएगा और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के आने का मतलब है कि इसमें जो क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, इस लवक में, क्लोरोप्लास्ट लवक में जो क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, वह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को लेकर और नीचे से यानी जड़ से खनिज लवण लेकर क्या करता है? तो खाद्य पदार्थ बनाता है। और वह खाद्य पदार्थ पूरे बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ध्यान से समझिए इसकी संरचना, हरित लवक की संरचना, यानी इसकी संरचना आप ध्यान से समझिए। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। हम ये फिगर बना देते हैं, ये फिगर बना देते हैं। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है।
ठीक है ना, हम इसका नाम बना देते हैं। यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, हरित लवक, ये हरित लवक काफी कर, यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, यानी इसके बाहर भी एक और झिल्ली होती है, इसके बाहर एक और झिल्ली होती है, ठीक है। यह दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली किससे घिरी होती है? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है। आप इसको फिगर बना सकते हैं, ये हरित लवक का फिगर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है, अंदर एस्ट्रोमा होता है। क्या होता है? इसके अंदर होता है एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा होता है। इसके अंदर क्या होता है? एस्ट्रोमा होता है, ठीक है। आप नाम लिखते जाइए, एस्ट्रोमा होता है। एस्ट्रोमा लिख लिए। अब दूसरा है, यह जो पतली वाली लाइन है, ये पतली वाली, यह पतली वाली, ठीक है, और ये मोटी वाली, इसका नाम है ग्रेमन लैमली, ठीक है। इसका नाम है ग्रेमन लैमली, लिखते जाइए ग्रेमन लैमली। उसके बाद एस्ट्रोमा लेमनी, इसका नाम है एस्ट्रोमा लेमनी, एस्ट्रोमा लेमली, एस्ट्रोमा लेमली, लेमली, ठीक है। ग्रेमन लेमनी, ये जो यहाँ घना दिख रहा है, ये है ग्रेमन लेमनी, ठीक है। और यहाँ जो पाइप के तरह संरचना दिख रहा है, इसका नाम है एस्ट्रोमा लेमनी। इसके अंदर में जो है ये खाली स्थान जो सफेद दिख रहा है, वो है एस्ट्रोमा लेमनी। और बाहर से जो एक झिल्ली है, यह है दोहरी झिल्ली। आप इसको लिख लीजिए। यह है क्या? यह 40 से 60 ग्रेमन लेमनी का निर्माण करेगा ना, तो यह खाद्य पदार्थ बनाएगा, ठीक है। आप इसको फिगर बना दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें जो है ना, इसमें अपना डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है ना। इसमें डीएनए और आरएनए होता है, इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इसमें अपना डीएनए और आरएनए पाया जाएगा, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।